आपकी जो इस समय विधायिका हैं वो सबसे ज़्यादा नाकाम और निष्क्रिय विधायिका हैं। और जो काम नहीं करता है वो भले ही चाहे सगा भाई क्यों न हो, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम नाकाम की निंदा और काम करने वाले आदमी की प्रशंसा नहीं करेंगे तो भविष्य में काम करने वालों का हौसला टूटेगा। आपने कहा 32 साल या कुछ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत अभी क्या चल रही है यहाँ पे? आप कहेंगे मेरा टाइम ज़्यादा खर्च हो गया। कल्याणपुर में समस्याएं की बात करते हैं। मैं कहता एक बता दिए, एक बता दिए। नहीं, मैं एक क्यों बताऊं? मैं तो फिर यही कहूंगा, 1 से 100 तक बताऊंगा। मैं कहता हूं कल्याणपुर में समस्या ही समस्या। नमस्कार, मैं हूं मास। स्वागत करता हूं आपका कबीर न्यूज में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। बहुत सारी पार्टियां ताल ठोक रही हैं इस चुनाव में जाने से पहले। बहुत सारी पार्टियां जतन कर रही हैं यहां पर वो अपनी सरकार बना लें। इसी क्रम में एक पार्टी प्रदेश में और आती है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। आज मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं केपी त्रिपाठी जी। केपी जी का परिचय ये है कि वो कल्याणपुर विधानसभा के प्रभारी हैं। लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप जिस पद पर हैं उस पद को देखते हुए आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब, शुक्रिया तो किसी भी सरकार के दबाव से मुक्त चैनल में हमको बुलाने पर आपको है। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि ऐसा कोई चैनल जो मुझे 2 मिनट का टाइम दे दे और सरकार से बंधित न हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको धन्यवाद कि आपने मुझे अपने यहाँ बुलाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माना कि हम लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। चलिए, अब मैं आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। जब मैं किसी से बात करता हूँ और जो भी विधानसभा का प्रभारी होता है तो मैं प्रदेश स्तर पर और उनकी विधानसभा स्तर पर प्रश्न करता हूँ। तो आपसे भी कुछ वैसे ही करूँगा, आपकी विधानसभा को कटघरे में खड़ा करूँगा। कल्याणपुर विधानसभा से आप आते हैं, माननीय मंत्री हैं वहाँ से, नीलिमा कटियार जी हैं। किस तरह से काम देख रहे हैं उनका? मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद और उत्तर प्रदेश विधानसभा गठन के बाद अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि कल्याणपुर विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं, सबसे निष्क्रिय और नाकाम जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान हमारी विधायक महोदया। इतना ही कह सकता हूँ। मंत्री हैं, माता जी भी कई बार विधायक रहीं, तो वो कार्यकाल भी बिल्कुल शून्य हो गया क्या? नहीं, माता जी को हमने, हालांकि ज़्यादा उचित नहीं होगा उनके बारे में कहना, क्योंकि वो हमसे काफ़ी उम्र में अधिक हैं और हमारी कभी श्रद्धेय जनप्रतिनिधि रही हैं। लेकिन माता जी के 20 वर्षों के कार्यकाल को हम लोगों ने माना था कि एक जनप्रतिनिधि बहुत ही निष्क्रिय रहा, कि लगातार सरकारों में रहते हुए और लगातार 20 साल जनप्रतिनिधि रहते हुए कल्याणपुर हमेशा विकास से अछूता रहा। इनकी बेटी थी, ये चुनाव लड़ने आई थी, तो हम लोग अमूमन ये मान रहे थे कि माता की नाकामी को पहचान के शायद वो कुछ काम करेंगी। मतलब आपने मान लिया कि माँ नाकाम हुई थी इसलिए अपनी बेटी को रण में भेज दिया, ये कहना चाह रहे हैं? सच था, ये सच था। और तभी उनकी अपनी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने उनको रिप्लेस किया था, माने कि टिकट उन्हीं को दी। हाँ। नाम बदल के दी। नाम बदलने में उन्होंने उनकी पुत्री को सेलेक्ट किया था और उनको टिकट दिया था। और हम लोग ये मान रहे थे कि हो सकता है कि बेटी ये बात माने कि माताजी की नाकामी जनता ने जाना है, तो अब हम जनता के बीच में जाके काम करेंगे। लेकिन आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपनी माताजी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, नाकामी। मुझे आपकी बात सुन के आश्चर्य यूँ हो रहा है क्योंकि प्रदेश नेतृत्व ने तो उनकी पीठ थपथपाकर उनको मंत्री बना दिया। प्रदेश नेतृत्व ने अगर उनके काम को लेके मंत्री बनाया हो तब तो मैं कहता हूँ प्रदेश नेतृत्व उससे भी ज़्यादा नाकाम है। क्योंकि मंत्री बनाना, मंत्री आज की तारीख में काम दे के कहाँ बनाए जाते हैं? 2-4 मंत्री किसी मंत्रिमंडल में काम के और अनुभव के आधार पर बनाए जाते हैं, बाकी तो मंत्री सब जातीय आधार पर बनाए जाते हैं। एक दूसरे को बांधे रखने के लिए, एक दूसरे का लाभ लेने के लिए, जातीय संतुलन बनाए रखने के लिए मंत्री बनाए जाते हैं। काम के आधार पर, पुराने अनुभव के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर 2-4 मंत्री से ज़्यादा किसी मंत्रिमंडल में नहीं होते। अन्यथा तो मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे मंत्री बने जिन्होंने कभी सुई नहीं पकड़ी, जिन्होंने कभी मेडिकल को पढ़ा नहीं, वो स्वास्थ्य मंत्री बने। तो क्या सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे, ठीक, जिनका खेलकूद से मतलब नहीं, हो खेलकूद मंत्री बन जाते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी जो इस समय विधायिका हैं वो सबसे ज़्यादा नाकाम और निष्क्रिय विधायिका हैं। हाँ, कानपुर में मैं समझता हूँ कि मैं अगर ज़्यादा दूर की बात ना करूँ तो कानपुर के जितने भी 10 विधानसभा क्षेत्र हैं और उनके विधायक प्रतिनिधि हैं, वो किसी भी दल के हों, मैं समझता हूँ नाकामी में सबसे पहले नंबर पे हैं हमारी कल्याणपुर की विधायक महोदया। तो आपके हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया, उनकी माताजी ने काम नहीं किया, तो आपकी विधानसभा तो 25 साल छूट गई पीछे। अब आप भी वहाँ से आ गए हैं तो 25 साल का होमवर्क कैसे करेंगे? नहीं, तो मैं मान के चलता हूँ कि इन 25 साल क्या, बल्कि मैं कहूँगा कि तकरीबन 32 साल में 5 साल कुछ ऐसा रहा कि जिसमें लोगों को लगा कि जहाँ पे कीचड़ था वहाँ पे लोगों ने एक प्रतिनिधि ने खरंजा बिछाया था। आप कहना चाह रहे हैं कि पूर्व विधायक जो सपा के थे उन्होंने काम किया था?
काम नहीं किया था, खरंजा बिछाया था। मतलब आपने तारीफ कर दी, बहुत बड़ी बात करी। मैं ये कतई नहीं कहता, देखो सच तो यही है कि ईमानदारी की बात अगर कोई काम करता है तो विरोधी होने के बावजूद, प्रतिद्वंदी होने के बावजूद उसके काम की प्रशंसा करनी चाहिए या उसके काम की चर्चा करनी चाहिए। और जो काम नहीं करता है वो भले ही चाहे सगा भाई क्यों न हो, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम नाकाम की निंदा और काम करने वाले आदमी की प्रशंसा नहीं करेंगे तो भविष्य में काम करने वालों का हौसला टूटेगा। नहीं, आपने जो बात बोली इससे मुझे कुछ बातें और याद आ गई। मुझे संजय सिंह जी, अखिलेश यादव जी की फ़ोटो याद आ गई, गठबंधन के बीच में अटकलें चली थी। तो कहीं आप इसलिए तारीफ उनकी तो नहीं कर रहे हैं कि भाई साहब आगे गठबंधन होगा, अभी बुराई कर देंगे, चुनाव आगे लड़ाना पड़ेगा? ऐसा कतई नहीं है। हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रशंसा करते हैं, हम सुषमा स्वराज जी की प्रशंसा करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? भाई उनके अंदर गुणवत्ता थी, उनके अंदर कोई व्यक्तित्व था जो हमें पसंद आता है, जनता को पसंद आता है या भारतीयों को पसंद आता है, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक, अब इसी पे मान लिए चुनाव में आपका टिकट होता है, कोई गठबंधन नहीं होता है, वही इंसान आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, उनके विरोध में क्या बोलेंगे फिर? भाई मैं एक ही बात कहता हूँ कि जनप्रतिनिधि का काम केवल खरंजा बिछाना नहीं होता है, जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा काम होता है। जनप्रतिनिधि को जन्म से लेकर मरण तक के आदमी के जीवन की जो समस्याएं हैं उन पर चिंतन करना होता है। जाति, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक स्तर, इन सब का अध्ययन करते हुए हमें विधान सभा में बैठ के कानून बनाना होता है, कानून का अनुपालन कराना होता है और जनता को महसूस करना होता है, कराना होता है कि आज की तारीख में सुशासन है, जनता की समस्याओं को देखते हुए कोई सरकार काम कर रही है। खरंजा बिछाने का काम कौन नहीं कर सकता? पैसा तो सरकार का, पैसा मतलब जब सरकार। आपके चुनाव लड़ने की बारी आई तो आप तो वह साइड से निकल लिए बोल के खड़ंजे वाली बात करके, पहले आप उनकी तारीफ कर रहे थे। ना 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 ना, मित्र खरंजा उन्होंने बिछवाया था। 20 साल कीचड़ में रहने वाली जनता को अगर थोड़ा सा खरंजा मिल गया तो जनता उतने में ही बड़ी प्रसन्न थी। लेकिन इसके बावजूद भी, उस प्रसन्नता के बावजूद भी जनता ने उनको हराया। अगर हम ये मान के चलते हैं कि उनकी कार्यकुशलता ही सर्वोत्तम थी या उनकी कार्यकुशलता उच्चतम स्तर की थी, तो फिर जनता उन्होंने हराया क्यों? तो मसला ये आता है कि उन्होंने खरंजा बिछाया, ये बात मैं कहता हूँ, लेकिन 9 रुपए का ईंट 27 रुपए में बिछ रहा है। इसके पीछे और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपके साथ नहीं बात शेयर कर सकते। मतलब ये आप चुनाव में अपनी रैलियों में बोलेंगे? भाई मुझे मसला ये आता है कि मुझे बोलना नहीं है, मुझे जो बोलना पड़ेगा वो बोलूंगा और जो सच होगा वो बोलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, आपने जो बात करी ना तो उससे मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। पहले आपने कहा कि खरंजा बिछाया, तो इसलिए मैंने आपसे 2 बार वो बात करी। एक बात कहता हूँ कि कोई आदमी बहुत परेशान कर रहा है, किसी आदमी ने परेशान करने में थोड़ा सा कमी कर दी, तो जाहिर सी बात है। अति नहीं थी, आप ये कह रहे हैं कि कंपैरिजन में थोड़ा सा। केवल एक ही बात कहता हूँ, मैं केवल एक ही बात कहता हूँ कि हाँ, जनता जो कीचड़ में थी कुछ मोहल्लों की, उस मोहल्ले में ईंटें बिछाई गई, इस लिहाज से उस बंदे को पिछले 20 साल के नाकाम बंदे से काम का मान लिया गया। कंपैरिजन किया लेकिन आपने। मैं ये मान के चलता हूँ कि जनप्रतिनिधि का काम बहुत बड़ा होता है, जनप्रतिनिधि का काम बहुत विस्तारित होता है, उसको हर स्तर पर जनता के पक्ष में काम करना होता है, सिर्फ ईंटें बिछाने से काम नहीं चलता है। जब मैं आपकी प्रोफाइल को देखता हूँ, मैं बहुत छोटे से आपको देख रहा हूँ, जब मैं आपसे मेरा परिचय हुआ मैंने आपको नाम से संबोधित कर लिया, मैं आपको बहुत समय से देख रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? और भी पार्टियाँ थी, इसमें क्यों गए? मित्रों, मैं आपको बताऊं कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था हमारा, क्विट इंडिया को। हाँ, तो उस समय हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और भ्रष्टाचार प्रचारित भी बहुत था। तो उस भ्रष्टाचार से सभी लोग परेशान थे, पीड़ित थे। और मैं 2011 की अब बात कर रहा हूँ। 11 की बात करते हैं। शुरुआत तो 2009 से भ्रष्टाचार की हो गई थी, चर्चा में आ गया था। 11 में हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का निर्णय कर लिया था, हिम्मत बांध गई तो थी। लोकपाल को लेकर चर्चा छिड़ी थी। लोकपाल को लेके, इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेके। तो 2010 और 11 के आसपास जब हम अन्ना जी के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था। और कांग्रेस के पहले जो सरकारें आती थीं वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पाई ही जाती थी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एकदम से अंदर से एक आवाज़ उठी कि वाकई अब हम लोगों को उठना पड़ेगा, अन्यथा ये देश गर्त में जाएगा। तो अन्ना के नेतृत्व में, केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश के करोड़ों करोड़ युवा खड़े हुए थे। और मुझे याद आता है कि जिस दिन मंच से अन्ना जी भ्रष्टाचार के खिलाफ कसम खिला रहे थे पूरे देश को मंच से अपने, तो उस समय मैं मंच के सामने नहीं था, मैं अपने घर में था। तो मैंने टीवी के सामने खड़े होके और दाहिना हाथ उठा के ये शपथ खाई थी। ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि मैं न कभी घूस दूंगा, न कभी भविष्य में जीवन में घूस लूंगा। लेकिन सर अगर देखें वो आंदोलन भी कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गया, भटक गया है।
उस शाखा जो जिसको बीज बोलते हैं, जिस सीड से एक पेड़ बना, पेड़ से शाखाएं निकली, वो शाखाएं भी काफ़ी बढ़ गई हैं। आपने कहा कि मैं प्रभावित हुआ, प्रभावित तो बहुत लोग हुए थे, लेकिन कुछ लोग ने अलग राह पकड़ ली, कुछ ने अलग राह पकड़ ली, ये भी तो हुआ है साथ में। देखिए, ऐसा तो आप हमेशा मान के चलिए कि आप अपनी थैली में, अपनी जेब में जितना भर के चलते हैं, अगर लंबे सफ़र चलते हैं तो वो भी उससे भी कुछ जेब में से गिर जाता है। मतलब किरण बेदी गिर गई, ठीक हुआ। सच ये है कि जो उथले सिक्के थे, जो खोटे सिक्के थे, जो किसी न किसी तरीके से गलती से आ गए थे, उस योग्य नहीं थे, वो सिक्के वापस बाहर हो योग्यता गए। का पैमाना ये तो नहीं था जो केजरीवाल का समर्थन करे वही योग्य है, जो ना करे। नहीं नहीं, केजरीवाल जी से तो हम मान के चलते हैं कि हजारों हजार लोग प्रभावित हैं, लाखों लोग प्रभावित हैं और केजरीवाल के साथ लगे हुए हैं। केजरीवाल जी तो कानपुर कभी आए ही नहीं, 2014 में एक बार आए थे, ठीक है ना। और हम लोग मिल नहीं पाते, सालों सालों हो जाते हैं, लेकिन केजरीवाल जी के नाम पर भूखे पेट होने के बावजूद भी ताकत बराबर बनी रहती है। जेब में पैसा न रहने के बावजूद भी आत्मविश्वास कतई कम नहीं होता है। बड़ी बड़ी पार्टी, सजी सजाई पार्टी, ताकतवर पार्टियों के खिलाफ आंदोलन करने की हिम्मत कभी कमजोर नहीं होने पाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये आपकी इच्छा काफ़ी तीव्र, काफ़ी समय से थी, जब से आंदोलन ये शुरू हुआ था, इस वजह से आप जुड़े ये थे। सच है, ये सच है कि जब आम आदमी पार्टी का गठन नहीं हुआ था, उस वक्त से हम आम आदमी थे और इसी वजह से केजरीवाल जी और अन्ना जी के साथ थे। उसके बाद पार्टी का गठन हुआ। जब पार्टी का गठन हुआ तो हम लोगों ने उसको राजनीतिक रूपरेखा दे के अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया कि हमें कैसे पब्लिक के बीच में जाना है, कैसे बात करना है और कैसे पब्लिक को अच्छे शासन और सरकार की बात बताना है और राह तलाशनी है। अब मैं आपकी विधानसभा पे आ जाता हूँ, ठीक। आपकी विधानसभा में जब मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, हमारे कई रिपोर्टर्स भी गए, वो बड़ी चर्चा कर रहे हैं आपकी, खूब होल्डिंग्स हैं, खूब वॉल पेंटिंग्स हैं, सब कुछ हैं। लेकिन आपकी विधानसभा में कानपुर विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी भी आती है और कानपुर एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत आदमी पलायन करके दूसरी जगह पर रोजगार के लिए या शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जाता है। आपकी सरकारें बहुत दावा करती है, आपकी सरकार क्योंकि दिल्ली में है, शिक्षा को लेके भविष्य मान ली आपका यहाँ पर कुछ बनता है, कोई आप लोगों का अहम योगदान होता है, तो किस प्रकार से आप पलायन रोकने का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं निजी स्तर पर इस बात को मानता हूँ कि केवल बाबर और तुगलक की या किसी भी ऐतिहासिक पुरुष की इतिहास पढ़ा के हम जो डिग्रियां ले लेते हैं, बांट लेते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। हर व्यक्ति को मैं कहता हूँ, क्या ये जरूरी नहीं है कि बचपन से ही हम बच्चे के अंदर का स्किल को पहचान लें और अगर उसका स्किल हमने चिन्हित कर लिया है तो उस स्किल के मुताबिक हम उसके शिक्षा का विभाजन कर लें कि वो किस तरीके की शिक्षा में जाएगा। पाठ्य सामग्री के साथ साथ हम प्रैक्टिकल सामग्री भी जुटाएं और हम उस शिक्षा को ग्रहण करें ताकि कोई भी आदमी अगर रोजगार सहज मिलता है तो मिलता, नहीं मिलता है तो वो उस पढ़ाई लिखाई के माध्यम से रोजगार तो तलाश सके। आज लाखों लाखों की खेप, करोड़ों की खेप प्रति वर्ष जो एकदम से डिग्री जेब में डाल के खड़ी हो जाती है और सरकार के ऊपर इस बात का दबाव बनता है कि इतना बेरोजगार बन के तैयार हुआ है। मैं मानता हूं कि सरकार नाकाम रहती है, सरकार रोजगार की योजनाएं नहीं बना पाती, लेकिन फिर भी इस बात को मानते हैं कि सरकार अगर रोजगार की योजनाएं बनाए भी तो उसकी भी एक हद है। निकलने वाली जितनी खेप है विद्यार्थियों की या डिग्री लेके निकलने वाले लोगों की, इन सबको संतोषजनक उनके मन के अनुरूप रोजगार दे पाना सहज नहीं है, असंभव भी नहीं है। ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि असंभव है, लेकिन मैं कहता हूँ सहज नहीं है। इस सहज नहीं के लिए असहज प्रयास करने पड़ेंगे और वो कोई भी सरकार नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो इसके लिए हम असहज प्रयास करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपकी विधानसभा से जुड़ी हुई कुछ बातें और करता हूं। आपने कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, 25 साल का शासन, 32 साल आपने कहा, 32 साल यहाँ कुछ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत अभी क्या चल रही है यहाँ पे? आप कहेंगे मेरा टाइम ज़्यादा खर्च हो गया। कल्याणपुर में समस्याएं की बात करते हैं, मैं कहता हूँ एक बता दिए। मैं एक क्यों बताऊं, मैं तो फिर यही कहूँगा, 1 से 100 तक बताऊंगा। मैं कहता हूँ कल्याणपुर में समस्या ही समस्या भाई। प्रबल और विकराल एक। मैं प्रबल की छोड़िए, मैं सबसे न्यूनतम समस्या बताता हूँ। आपका मोबाइल आज की तारीख में गिर जाए, आप संबंधित थाने में FIR दर्ज करा के दे दें, दिखा दें मुझे, मैं मान लूंगा कि आपकी कोई समस्या नहीं कल्याणपुर में। तो आप तो यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस तो प्रदेश में हर जगह। पुलिस माने सरकार, पुलिस माने सरकार। पुलिस अगर डंडे चला रही है, पुलिस अगर कोरोना के टाइम पर सब्जी के ठेले पलटा रही थी तो वो पुलिस नहीं पलटा रही थी, पुलिस ऊपर से आदेशित थी, पुलिस ऊपर से अनुमत थी सब्जी वालों के ठेले पलटाने के लिए। आप थोड़ा मेरा क्वेश्चन अलग सेंस में लेंगे, मैं आपसे ब्रॉडर सेंस में नहीं पूछ रहा हूँ, व्यापक तौर पे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपकी विधानसभा को लेकर पूछ रहा हूँ। आपने जो पुलिस का उठाया बहुत व्यापक मुद्दा है, पूरे प्रदेश में पुलिस है, हर जगह है। मैं आपकी विधानसभा को टारगेट करके पूछ रहा हूँ, क्या समस्या है? पुलिस का ना बताइए। मैं एक ही बात कहता हूँ, आप कभी मेरे आवास पर देखिए, अगर आपकी गाड़ी का सस्पेंशन न खराब हो जाए, इंदिरा नगर रोड पे शुभ संस्कार के चौराहे पे
वहाँ जो राष्ट्रपति के आवास से 200 मीटर की दूरी पे है, आपकी गाड़ी का सस्पेंशन खराब हो जाएगा। और मैं मान रहा हूँ कि मैं 10 बरस से वहाँ रह रहा हूँ, 10 बरस से उतनी जगह खराब पड़ी हुई है और स्थानीय विधायक महोदया वहाँ पे आती हैं, दूसरी गली बदल के आती हैं, उस जगह से नहीं आती हैं। तो मसला कहाँ की बात करते हैं आप कल्याणपुर की सड़क को देख लीजिए, राष्ट्रपति के आवास की सड़क को देख लीजिए, इतनी झाड़ है उस सड़क पे, आप यकीन माने कि अगर अंधेरे में आपकी गाड़ी जरा सी स्पीड में हो तो आप टकरा जाएंगे, लड़ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ की बात करते हैं आप, कल्याणपुर क्रॉसिंग की बात कर लीजिए। मतलब समस्याओं का पूरा एक कह लें आडंबर है यहाँ पे, बहुत समस्याएं मैं मान के चलता हूँ। मैं और छोटा उदाहरण बताऊँ, कल्याणपुर विधानसभा में नगर निगम आता है। मैंने अपनी श्रद्धेय माता जी की मृत्यु का प्रमाण पत्र 21 अगस्त 2020 को आवेदन किया था यहाँ पर नगर निगम में। 23-24 अगस्त तक वो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सम्मानित और स्थापित नेता इस चैनल को सुन रहे हो तो देखें कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि 365 दिन का एक साल होता है, उसके भी 3 दिन बाद, 368 दिन बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ अभी मेरी माता जी का, जबकि मैं खुद राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मुझे मालूम है किस अफसर के पास जाके कैसे बात करनी है। कहने का तात्पर्य है कि समस्या एक हो तो बताएं, यहाँ पर तो समस्याओं का झुंड है। चलिए, इन समस्याओं के झुंड को भी समाप्त किया जाएगा अगर आपको मौका मिलेगा, आपकी पार्टी को मौका मिलेगा। अब मैं एक सवाल और लेता हूँ और फिर इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। मान लीजिए आपको मौका मिल जाता है, एक काम बताइएगा, झुंड रहा बताइएगा, एक काम बताइएगा, क्या काम करेंगे? मैं जनता के बीच में रहूंगा और जनता की हर वक्त सुनूंगा, और जितना मेरे शरीर और मेरे सरकार और मेरे नेतृत्व में क्षमता होगी वो सब जनता के लिए समर्पित होगा। मेरे साथ मेरे अपने जनप्रतिनिधि काल में अगर मुझे भाग्य से और जनता के सहयोग से मिलता है मौका, तो ऐसा नहीं होगा कि लोग ये कहें कि जनप्रतिनिधि कहाँ मिलता है। हमारे दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने प्रत्येक जनप्रतिनिधि को इस बात के लिए आदेशित कर रखा है कि वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक अपने आवास के कार्यालय में बैठा होगा निश्चित तौर पे। और जनता को ये मालूम है कि 8 से 11 बजे के बीच में हमारा जनप्रतिनिधि अपने आवास पे उपलब्ध होगा। मतलब ये कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा अपना समय व्यतीत करने का हम करेंगे। मैं जनता के बीच में ही रहूंगा लगातार। आपने बहुत विस्तार पूर्वक हमको चीज़ों को बताया। मैं आपसे समस्या जानने का प्रयास कर रहा था, आपने समस्याएं मुझको गिना दी। मैं समस्या 1 2 4 हो तो मैं गिना नहीं, जायज़ बात है आपकी, अगर है तो बिल्कुल जायज़ बात है। और मैं आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा और अपने सभी दर्शकों से कहूंगा कि जो मंतव्य उन्होंने रखे हैं उसको आप लोग ज़रूर सुने। आपने हमको अपना समय दिया बात करने के लिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कामना करता हूं कि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर भगवान और जनता पहुंचाने का काम करे। आपको और आपके दर्शकों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक ही बात कहूँगा कि हम गरीब पार्टी वाले लोग हैं, हमें अपनी इस तरीके की शुभकामनाएं देते रहिएगा, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत ताकतवर और घमंडी पार्टियां हैं, उनसे हमको उलझने के लिए आप जैसे लोगों के द्वारा मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो आप ये कबीर न्यूज़ देख रहे थे, मेरे साथ बात कर रहे थे इस टाइम केपी त्रिपाठी जी, जो इस टाइम आम आदमी पार्टी के एक मजबूत कह लें और कद्दावर नेताओं में से एक थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए कबीर न्यूज़।